दोस्तों गूगल एआई सवालों के घेरे में आ चुका है। जिस तरीके से वो रिजल्ट देता चला जा रहा है, गलत सलत किसी बच्चे ने पूछ लिया कि भैया मेरे पिज़्ज़ा में चीज़ नहीं चिपक रहा है, तो उसको बोल दिया कि ग्लू लगा के चिपका दे। किसी ने पूछ लिया कि मुझे किडनी स्टोन है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, बोल दिया यूरिन पी ले। किसी ने पूछ लिया एस्ट्रोनॉट मून पर क्यों जा रहे हैं, तो कह रहे हैं वहाँ पे बिल्ली के साथ में खेलेंगे जाके। किसी ने पूछ लिया बराक ओबामा का रिलीजन क्या है, उसको गलत सलत रिलीजन बता दिया। तो इस तरीके की चीज़ें आप गूगल जैसी बड़ी कंपनी के साथ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा लगता था कि भाई ये तो ओपन एआई चैट जीपीटी का मुकाबला यूँ चुटकी में करेगी और कुछ इस तरीके से आगे निकल जाएगी। लेकिन एआई के मामले में आप अभी भी कहोगे कि भाई ओपन एआई गूगल से काफ़ी ज़्यादा आगे। बेशक से गूगल नंबर 1 सर्च इंजन है दुनिया का, लेकिन अब ये सवालों के घेरे में आकर खड़ा हो चुका है। जिस तरीके के रिजल्ट इसके निकल कर आ रहे हैं सामने, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि गूगल आने वाले दिनों में शायद इसको वापस ले ले और उसके बाद में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करने के बाद में रीलॉन्च करे इसको, क्योंकि अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब होने शुरू हो चुके हैं। क्रिटिसिज्म किया जा रहा है गूगल एआई का अगेंस्ट ओपन एआई की। मतलब ओपन एआई के साथ में अगर आपको मुकाबला करना था तो कुछ ना कुछ उससे बढ़िया कर लाते। आपने बढ़िया क्या, मतलब आप तो किसी न्यूली स्टार्टअप कंपनी की तरह एक्ट कर रहे हो जिस तरीके के आपके रिजल्ट आ रहे हैं। दोस्तों ट्रू कॉलर और माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन होने जा रहा है, जिससे कि आपकी आवाज़ की क्लोनिंग की जाएगी और आप फिर उसी आवाज़ को यूज़ कर पाओगे अपनी कॉलें उठाने के लिए। आपके मोबाइल पर जो भी कॉलें आती हैं वो आप ट्रू कॉलर से उठा पाओगे। अब आप कहोगे यार ये क्यों। कई बार क्या होता है, हम किसी सिचुएशन में होते हैं, हम बाइक राइड कर रहे होते हैं या फिर हम वॉशरूम में गए होते हैं या किसी मीटिंग के अंदर होते हैं जहाँ पर हम फ़ोन नहीं उठा सकते, साइलेंट पे होता है। तो उन बातों का जवाब आपकी ही आवाज़ में अगर एआई दे दे तो आपको कैसा लगेगा। तो इसी वजह से ये फीचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा ट्रू कॉलर को, और उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कोलैबोरेशन कर ली क्योंकि उनके पास में ओपन एआई है। तो जिसके बाद में ये दोनों ही मिलके एक ऐसा टूल क्रिएट करने वाले हैं ट्रू कॉलर के ऊपर, जिससे कि आपकी कॉलें खुद ब खुद ही उठ जाएंगी जब आप नहीं होंगे अवेलेबल। दोस्तों आप सभी लोग देख के बता देते होंगे कौन सा अच्छा आर्टिस्ट है पेंटिंग का, कौन सा बुरा है। मतलब आजकल कुछ भी चल रहा है। आजकल तो ऐसे पेंटिंग आर्टिस्ट भी चल रहे हैं जो कि बस झाड़ तोड़ते हैं, उसके बाद में उसे कलर में डुबो के मारते हैं पेंटिंग बोर्ड के ऊपर, और कोई नाड़ा लटका देता है ऊपर से कलर में भिगो के उसको घुमा देता है, वो जितनी छींटे मार देता है उतना आर्ट बन गया। तो इस तरीके के ज़माने के अंदर एक घाना का 1 साल 152 दिन का लड़का अब दुनिया का सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट बन चुका है, जिसका नाम है एस लियाम नाना सैम अकर। इस तरीके का नाम है, मतलब बच्चा छोटा है लेकिन नाम उससे भी ज़्यादा लंबा रख दिया है। जिसका बताते हैं कि ये 6 महीने की उम्र से पेंटिंग कर रहा है और मतलब कुछ भी बना रहा है वही पेंटिंग है इसके लिए, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम दर्ज कर दिया गया है। तो मतलब शर्म आनी चाहिए हमें अपने उस बचपन के ऊपर, जब हम अपनी ड्राइंग के अंदर गंदी संदी ड्राइंग बना देते थे, फिर उसको फाड़ के दोबारा से बनाते थे। लेकिन अगर इसी तरीके का कारनामा हमने अपने ज़माने में किया होता तो शायद हम एमएफ हुसैन से भी ज़्यादा आगे निकल चुके होते। जिस तरीके की पेंटिंग इस 6-7 महीने के उम्र में इसने करी होगी, उसमें तो भाई अगर इसने टॉयलेट भी कर दिया उसके ऊपर और हाथ से इधर उधर रगड़ दिया तो वो भी एक आर्ट ही है इसके लिए। लेकिन दूसरों के लिए भी अभी ये आर्ट ही है, क्योंकि अब बिक रही है इसकी पेंटिंग और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम हो चुका है। दोस्तों आजकल लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, अपनी सेल्फी जरूर लेते हैं, अपनी फोटो जरूर खिंचवाते हैं, और एक परफेक्ट फोटो खिंचवाने के लिए वहां पर 15 मिनट तक रुक सकते हैं। और ये केदारनाथ पे भी हो रहा है आजकल, जहां पर लोग काफी ज्यादा भीड़ कर रहे हैं वहां जा जाकर। और जापान के माउंट फ्यूजी की परफेक्ट फोटो लेने के लिए भी जापान के एक टाउन जिसका नाम फूजी कावागुची है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं कि भैया एक फ़ोटो खींचेंगे। अब रास्ते से निकल रहे हैं तो चलो रुक जाते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, जिसकी वजह से रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और वहाँ पर जो सामने ही कन्वीनियंस स्टोर है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उन्होंने अपनी नेट तो लगवा लिए कि चलो भाई इस तरीके से हम माउंट फ्यूजी का जो व्यू है वो ब्लॉक कर देंगे। लेकिन उससे भी काम नहीं बना, जनता नहीं मानी, जिसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ गया उस रोड के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कि उन्होंने अब डिवाइडर पे फेंसिंग लगा दी, साइड में फुटपाथ के फेंसिंग लगा दी, उस कन्वीनियंस स्टोर के साइड में फेंसिंग लगा दी। तो इस तरीके की फेंसिंग, जिस तरीके की फेंसिंग आप एलओसी पे भी नहीं देखते होंगे, उस तरीके की फेंसिंग जापान ने सिर्फ माउंट फ्यूजी के उस व्यू को ब्लॉक करने के लिए लगा दी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम
हो रहा था। दोस्तों पोर्श कार केस के बारे में तो आपको बड़े अच्छी तरीके से मालूम होगा, जिसके अंदर एक 17 साल के लड़के ने एक्सीडेंट किया है, जो कि ऑलमोस्ट 18 का ही होने वाला है, मुश्किल से 4 महीने कम है 18 का। तो यहाँ पर जो केस था उसके अंदर ड्राइवर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा था, जो कि इनका 42 साल का ड्राइवर था, उसको फंसवाने की कोशिश की जा रही थी इसके ग्रैंडफादर के द्वारा। उसने इसको उठा लिया था इसके घर से और ये कहा था कि भाई तुझे अपने ऊपर ये इल्जाम लेना पड़ेगा। उसका मोबाइल छीन लिया, उसको पैसे का लालच दिया, उसको गिफ्ट्स का लालच दिया और अपने बंगलों के अंदर बंद कर दिया। जब पुलिस आई लड़के को अरेस्ट करने के लिए तो ड्राइवर को सामने कर दिया कि भैया एक्सीडेंट इसने किया है, इसी ने जो कुछ किया। बट ड्राइवर बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। ऊपर से पुलिस को भी पता होता है किसने किया किसने नहीं किया, क्योंकि लड़के की हालत से पता लग रहा है कि भैया यही एक्सीडेंट करके आया। ऊपर से वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसके बाद में पुलिस लड़के को उठा के ले जाती है। ऊपर से ग्रैंडफादर को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसके ऊपर भी अब 3-4 केस लग चुके हैं। एक तो धमकी देने का केस लग गया जो कि उस ड्राइवर को दी थी, किडनैपिंग का चार्ज लग गया जो कि उस ड्राइवर को उठा के बंद कर दिया गया था। ऊपर से एक आधा चार्ज और लगाया गया, जिसकी वजह से पोता, बाप, दादा तीनों अरेस्ट हो चुके हैं अब।